दोस्तों, पिछले बयान में आपने ये सुना कि तिलोत्तमा की जुबानी माधवी को सारी हकीकत का पता चल जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरा, इसी बयान में किशोरी को उसी जगह कैद करके रखा जाता है जहाँ पर इंद्रजीत सिंह भी कैद रहता है। इन तमाम चीज़ों का वर्णन पिछले बयान में किया गया। अब अगला बयान, 7वां बयान ये रहा। आपस में लड़ने वाले दोनों भाइयों के साथ जाकर सुबह की सफ़ेदी निकलने के साथ ही कोतवाल ने माधवी की सूरत देखी और ये समझकर के दीवान साहब को छोड़ महारानी अब मुझसे प्रेम रखा चाहती है, बहुत खुश हुआ। कोतवाल साहब के गुमान में भी न था कि वे अय्यारों के फेर में पड़े हैं। उनको इंद्रजीत सिंह के कैद होने और बीरेंद्र सिंह के अय्यारों के यहाँ पहुंचने की खबर ही न थी। वो तो जिस तरह हमेशा रियाया लोगों के घर अकेले पहुंचकर तहकीकात किया करते थे, उसी तरह आज भी सिर्फ 2 अर्दली के सिपाहियों को साथ ले इन दोनों अय्यारों के फेर में पड़ घर से निकल पड़े थे। कोतवाल साहब ने जब माधवी को पहचाना तो अपने सिपाहियों को उसके सामने ले जाना मुनासिब न समझा और अकेले ही माधवी के पास पहुंचे। देखा कि हकीकत में उन्हीं की तस्वीर सामने रखे माधवी उदास बैठी है। कोतवाल साहब को देखते ही माधवी उठ खड़ी हुई और मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखकर बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हो रही हूँ, पर तुम्हें जरा भी खबर नहीं। कोतवाल, अगर मुझे यकायक इस तरह अपनी किस्मत के जागने की खबर होती तो क्या मैं लापरवाह बैठा रहता? कभी नहीं। मैं तो आप ही दिन रात आपसे मिलने की उम्मीद में अपना खून सुखा रहा था। माधवी हाथ का इशारा करके, देखो ये दोनों आदमी बड़े ही बदमाश हैं, इनको यहां से चले जाने के लिए कहो तो फिर हमसे तुमसे बातें होंगी। इतना सुनते ही कोतवाल साहब ने उन दोनों भाइयों की तरफ, जो हकीकत में भैरव सिंह और तारा सिंह थे, कड़ी निगाह से देखा और कहा, तुम दोनों अभी अभी यहां से भाग जाओ, नहीं तो बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। भैरव सिंह और तारा सिंह वहां से चलते बने। इधर चपला, जो माधवी की सूरत बनी हुई थी, कोतवाल को बातों में फंसाए हुए वहां से दूर एक गुफा के मुहाने पर ले गई और बैठकर बातचीत करने लगी। चपला माधवी की सूरत तो बनी, मगर उसकी और माधवी की उम्र में बहुत फर्क था। कोतवाल भी बड़ा धूर्त और चालाक था। सूर्य की चमक में जब उसने माधवी की सूरत अच्छी तरह देखी और बातों में भी कुछ फर्क पाया, फौरन उसे खुटका पैदा हुआ और वो बड़े गौर से उसे सिर से पैर तक देख अपनी निगाह के तराजू में तौलने और जांचने लगा। चपला समझ गई कि अब कोतवाल को शक पैदा हो गया। देर करना मुनासिब न जान उसने जफील सीटी बजाई। उसी समय गुफा के अंदर से देवी सिंह निकल आए और कोतवाल साहब से तलवार रख देने के लिए कहा। कोतवाल ने भी, जो सिपाही और शेरदिल आदमी था, बिना लड़े भिड़े अपने को कैदी बना देना पसंद ना किया और म्यान से तलवार निकाल देवी सिंह पर हमला किया। थोड़ी ही देर में देवी सिंह ने उसे अपने खंजर से जख्मी किया और जमीन पर पटक उसकी मुश्कें बांध डाली। कोतवाल साहब का हुक्म पा भैरव सिंह और तारा सिंह जब उनके सामने से चले गए तो वहां पहुंचे जहां कोतवाल के साथी दोनों सिपाही खड़े अपने मालिक के लौट आने की राह देख रहे थे। इन दोनों अय्यारों ने उन सिपाहियों को अपनी मुश्कें बंधवाने के लिए कहा, मगर उन्होंने इन दोनों को साधारण समझ मंजूर न किया और लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों की मौत आ चुकी थी। आखिर भैरव सिंह और तारा सिंह के हाथ से मारे गए, मगर उसी समय बारीक आवाज में किसी ने इन दोनों अय्यारों को पुकार कर कहा, भैरव सिंह और तारा सिंह, अगर मेरी जिंदगी है तो बिना इसका बदला लिए न छोड़ूंगी। भैरव सिंह ने उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। एक लड़का भागता हुआ दिखाई पड़ा। ये दोनों उसके पीछे दौड़े मगर पा ना सके, क्योंकि उस पहाड़ी की छोटी छोटी कंदराओं और खोहों में न मालूम कहाँ छिप उसने इन दोनों के हाथ से अपने को बचा लिया। पाठक समझ गए होंगे कि इन दोनों अय्यारों को पुकार कर चिताने वाली वही तिलोत्तमा है
जिसने बात करते करते माधवी से इन दोनों अय्यारों के हाथ कोतवाल के फंस जाने का समाचार कहा था। 8वां बयान। इस जगह हम उस तालाब का हाल लिखते हैं जिसका जिक्र कई दफे ऊपर आ चुका है, जिसमें एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए योगिनी और बनचरी कूदी थी, या जिसके किनारे बैठ हमारे अय्यारों ने माधवी के दीवान कोतवाल और सेनापति को पकड़ने के लिए राय पक्की की थी। यही तालाब उस रमणीक स्थान में पहुंचने का रास्ता था जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह कैद हैं। इसका दूसरा मुहाना वही पानी वाला सुरंग जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह घुसे थे और कुछ दूर जाकर जलमयी देख लौट आए थे, या जिसको तिलोत्तमा ने अब पत्थर के ढोकों से बंद करा दिया है। जिस पहाड़ी के नीचे यह तालाब था, उसी पहाड़ी के दूसरी तरफ वो गुप्त स्थान जिसमें इंद्रजीत सिंह कैद थे। इस राह से हर एक का आना मुश्किल था। हाँ, अय्यार लोग अलबत्ता जा आ सकते थे जिनका दम खूब सधा हुआ था और तैरना बखूबी जानते थे। पर इस तालाब की राह से वहां तक पहुंचने के लिए कारीगरों ने एक सुबीता भी किया था। उस सुरंग से इस तालाब की जाट लाट तक भीतर एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी, जिसे थामकर यहां तक पहुंचने में बड़ा ही सुबीता होता था। कोतवाल साहब को गिरफ्तार करने के बाद कई दफे चपला ने चाहा कि इस तालाब की राह इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचकर इधर के हालचाल की खबर करे, मगर ऐसा न कर सकी क्योंकि तिलोत्तमा ने सुरंग का मुंह बंद करा दिया था। अब हमारे अय्यारों को निश्चय हो गया कि दुश्मन संभल बैठा और उसको हम लोगों की खबर हो गई। इधर कोतवाल साहब के गिरफ्तार होने से और उनके सिपाहियों की लाश मिलने पर शहर में हलचल मच रही थी। दीवान साहब वगैरह इस खोज में परेशान हो रहे थे कि हम लोगों का दुश्मन ऐसा कौन आ पहुंचा जिसने कोतवाल साहब को गायब करा दिया। कई रोज के बाद एक दिन आधी रात के समय भैरव सिंह, तारा सिंह, पंडित बद्रीनाथ, देवी सिंह और चपला इस तालाब पर बैठे आपस में सलाह कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास किस तरह पहुंचा जाए और उनके छुड़ाने की क्या तरकीब करनी चाहिए। चपला: अफसोस, मैंने जो ताली तैयार की थी वो अपने साथ लेती आई, नहीं तो इंद्रजीत सिंह उस ताली से जरूर कुछ न कुछ काम निकालते। अब हम लोगों को वहां तक पहुंचने में बड़ा मुश्किल हो गया। बद्रीनाथ: इस पहाड़ी के उस पार ही तो इंद्रजीत सिंह है, चाहे ये पहाड़ी कैसी ही बेढब क्यों ना हो, मगर हम लोग उस पार पहुंचने के लिए चढ़ने उतरने की जगह बना ही सकते हैं। भैरव सिंह: मगर ये काम कई दिनों का है। तारा सिंह: सबसे पहले इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि माधवी ने जहां इंद्रजीत सिंह को कैद कर रखा है वहां कोई ऐसा मर्द न पहुंचने पावे जो उन्हें सता सके। औरतें यदि 500 भी होंगी तो कुछ ना कर सकेंगी। देवी सिंह: कुंवर इंद्रजीत सिंह ऐसे बोधे नहीं हैं कि यकायक किसी के फंदे में आ जाएं, मगर फिर भी हम लोगों को होशियार रहना चाहिए। आजकल में उन तक पहुंचने का मौका न मिलेगा तो हम इस घर को उजाड़ कर डालेंगे और दीवान साहब वगैरह को जहन्नुम में मिला देंगे। भैरव सिंह: अगर कुमार को यह मालूम हो गया कि हम लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया तो वे चुप ना बैठे रहेंगे, कुछ न कुछ फसाद जरूर मचाएंगे। तारा सिंह: बेशक। इसी तरह की बहुत सी बातें ये लोग कर रहे थे कि तालाब के उस पार जल में उतरता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ा। ये लोग टकटकी बांध उसी तरफ देखने लगे। वो आदमी जल में कूदा और जाट के पास पहुंचकर गोता मार गया, जिसे देख भैरव सिंह ने कहा, बेशक ये कोई अय्यार है जो माधवी के पास जाना चाहता है। चपला: मगर ये माधवी का अय्यार नहीं है। अगर माधवी की तरफ का होता तो रास्ता बंद होने का हाल इसे मालूम होता। भैरव सिंह: ठीक है। तारा सिंह: अगर माधवी की तरफ का नहीं तो हमारे कुमार का पक्षपाती होगा। देवी सिंह: वो लौटे तो अपने पास बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी जाट के पास जाकर निकला और जाट थाम जरा सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद किनारे पर चला गया और तालाब के ऊपर वाले चौतरे पर बैठ कुछ सोचने लगा। भैरव सिंह अपने ठिकाने से उठे
और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ चले। जब उसने अपने पास किसी को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ। साथ ही भैरव सिंह ने आवाज दी, डरो मत, जहां तक मैं समझता हूं तुम भी उसी की मदद किया चाहते हो जिसके छुड़ाने की फिक्र में हम लोग हैं। भैरव सिंह के इतना कहते ही उस आदमी ने खुशी भरी आवाज में कहा, वाह वाह वाह, आप भी यहाँ पहुंच गए। सच पूछो तो ये सब फसाद तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ है। भैरव सिंह, जिस तरह मेरी आवाज तूने पहचान ली उसी तरह तेरी मोहब्बत ने मुझे भी कह दिया कि तू कमला है। कमला, बस बस रहने दीजिए, आप लोग बड़े मोहब्बती हैं, इसे मैं खूब जानती हूँ। भैरव सिंह, जानती ही हो तो ज्यादा क्या कहूँ। कमला, कहने का मुंह भी तो हो। भैरव सिंह, कमला, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बैठा बातें ही करता रहूं, मगर इस समय मौका नहीं है, क्योंकि हाथ का इशारा करके पंडित बद्रीनाथ, देवी सिंह, तारा सिंह और मेरी माँ वहीं बैठी हुई हैं। तुमको तालाब में जाते और नाकाम लौटते हम लोगों ने देख लिया, और इसी से हम लोगों ने मालूम कर लिया कि तुम माधवी की तरफदार नहीं हो। अगर होती तो सुरंग के बंद किए जाने का हाल तुम्हें जरूर मालूम होता। कमला, क्या तुम्हें सुरंग बंद करने का हाल मालूम है? भैरव सिंह, हाँ, हम जानते हैं। कमला, फिर अब क्या करना चाहिए? भैरव सिंह, तुम वहां चली चलो जहां हम लोगों के संगी साथी हैं, उसी जगह मिलजुल के सलाह करेंगे। भैरव सिंह कमला को लिए अपनी माँ चपला के पास पहुंचे और पुकार कर कहा, माँ, ये कमला है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ हाँ, मैं इसे बखूबी जानती हूँ। ये कहकर चपला ने उठकर कमला को गले लगा लिया और कहा, बेटी तू अच्छी तरह तो है, मैं तेरी बड़ाई बहुत दिनों से सुन रही हूँ। भैरव ने तेरी बड़ी तारीफ की थी। मेरे पास बैठ और कह, किशोरी कैसी है? कमला बैठकर, किशोरी का हाल क्या पूछती है? वो बेचारी तो माधवी की कैद में पड़ी है। ललिता कुंवर इंद्रजीत सिंह के नाम का धोखा देकर उसे ले आई। भैरव सिंह चौंक कर, हैं? क्या यहाँ तक नौबत पहुंच गई? कमला, जी हाँ, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो ऐसा ना होने पाता। भैरव सिंह, खुलासा हाल कहो, क्या हुआ? कमला ने सब हाल किशोरी के धोखा खाने और ललिता के पकड़ लेने का सुना कर कहा, ये बखेड़ा, भैरव सिंह की तरफ इशारा करके, इन्हीं का मचाया हुआ है। न ये इंद्रजीत सिंह बनकर शिवदत्त गढ़ जाते, न बेचारी किशोरी की ये दशा होती। चपला, हाँ, मैं सुन चुकी हूँ। इसी कसूर पर बेचारी को शिवदत्त ने अपने यहाँ से निकाल दिया। खैर, तूने बड़ा काम किया कि ललिता को पकड़ लिया। अब हम लोग अपना काम सिद्ध कर लेंगे। कमला, आप लोगों ने क्या किया और अब यहाँ क्या करने का इरादा है? चपला ने भी अपना और इंद्रजीत सिंह का सब हाल कह सुनाया। थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। सुबह की सफेदी निकला ही चाहती थी कि ये लोग वहां से उठ खड़े हुए और एक पहाड़ी की तरफ चले गए। 9वां बयान। कुंवर इंद्रजीत सिंह अब जबरदस्ती करने पर उतारू हुए और इस ताक में लगे कि माधवी सुरंग का ताला खोल दीवान साहब से मिलने के लिए महल में जाए तो मैं अपना रंग दिखाऊं। तिलोत्तमा के होशियार कर देने से माधवी भी चेत गई थी और दीवान साहब के पास आना जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। मगर जब से पानी वाली सुरंग बंद की गई तब से तिलोत्तमा इसी दूसरी सुरंग की राह आने जाने लगी और इस सुरंग की ताली जो माधवी के पास रहती थी अपने पास ही रखने लगी। पानी वाली सुरंग के बंद होते ही इंद्रजीत सिंह जान गए कि अब इन औरतों की आमद रफ्त इसी सुरंग से होगी। मगर माधवी ही की ताक में लगे रहने से कई दिनों तक उनका मतलब सिद्ध ना हुआ। अब कुंवर इंद्रजीत सिंह उस दालान में ज्यादा टहलने लगे जिसमें सुरंग के दरवाजे वाली कोठरी थी। एक दिन आधी रात के समय माधवी का पलंग खाली देख इंद्रजीत सिंह ने जाना कि वो बेशक दीवान से मिलने गई है। वो भी पलंग से उठ खड़े हुए और खूंटी से लटकती हुई एक तलवार उतारने के बाद जलते शमादान को बुझा उसी दालान में पहुंचे जहां इस समय बिल्कुल अंधेरा था और उसी सुरंग वाले दरवाजे के बगल में छिपकर बैठे रहे। जब पहर भर रात बाकी रही उस सुरंग का दरवाजा भीतर से खुला और एक औरत ने इस तरफ निकलकर फिर ताला बंद करना चाहा, मगर इंद्रजीत सिंह ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ताली छीन ली और कोठरी के अंदर जा भीतर से ताला बंद कर दिया। वो औरत माधवी थी जिसके हाथ से इंद्रजीत सिंह ने ताली छीनी थी।
वो अंधेरे में इंद्रजीत सिंह को पहचान न सकी। हाँ, उसके चिल्लाने से कुमार जान गए कि ये माधवी है। इंद्रजीत सिंह एक दफे उस सुरंग में जा ही चुके थे। उसके रास्ते और सीढ़ियों को वे बखूबी जानते थे, इसलिए अंधेरे में उनको बहुत तकलीफ ना हुई और वे अंदाज से टटोलते हुए तहखाने की सीढ़ियां उतर गए। नीचे पहुंच के जब उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला तो उन्हें सुरंग के अंदर कुछ दूर रोशनी मालूम हुई, जिसे देख उन्हें ताज्जुब हुआ और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब उस रोशनी के पास पहुंचे, एक औरत पर नजर पड़ी जो हथकड़ी और बेड़ी के सबब उठने बैठने से बिल्कुल लाचार थी। चिराग की रोशनी में इंद्रजीत सिंह ने उसको और उसने इनको अच्छी तरह देखा और दोनों ही चौंक पड़े। ऊपर जिक्र आ जाने से पाठक समझ ही गए होंगे कि ये किशोरी है जो तकलीफ के सबब बहुत ही कमजोर और सुस्त हो रही थी। इंद्रजीत सिंह के दिल में उसकी तस्वीर मौजूद थी और इंद्रजीत सिंह उसकी आंखों में पुतली की तरह डेरा जमाए हुए थे। एक ने दूसरे को बखूबी पहचान लिया और ताज्जुब मिली हुई खुशी के सबब देर तक एक दूसरे की सूरत देखते रहे। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने उसकी हथकड़ी और बेड़ी खोल डाली और बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर कहा, किशोरी तू यहाँ कैसे आ गई? किशोरी इंद्रजीत सिंह के पैरों पर गिरकर, अभी तक तो मैं यही सोचती थी कि मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ ले आई, मगर नहीं, अब मुझे कहना पड़ा कि मेरी खुशकिस्मती ने मुझे यहाँ पहुँचाया है और ललिता ने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मुझे लेकर आई, नहीं तो ना मालूम कब तक तुम्हारी सूरत। इससे ज्यादा बेचारी किशोरी कुछ कह ना सकी और जार जार रोने लगी। इंद्रजीत सिंह भी बराबर रो रहे थे। आखिर उन्होंने किशोरी को उठाया और दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़े हुए बोले, हाय, मुझे कब उम्मीद थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। मेरी जिंदगी में आज की खुशी याद रखने लायक होगी। अफसोस दुश्मन ने तुम्हें बड़ा ही कष्ट दिया। किशोरी, बस अब मुझे किसी तरह की आरजू नहीं है। मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि एक दिन तुम्हें अपने पास देख लूं। सो मुराद आज पूरी हो गई। अब चाहे माधवी मुझे मार भी डाले तो मैं खुशी से मरने को तैयार हूं। इंद्रजीत सिंह, जब तक मेरे दम में दम है किसकी मजाल है जो तुम्हें दुख दे। अब तो किसी तरह इस सुरंग की ताली मेरे हाथ लग गई, जिससे हम दोनों को निश्चय समझना चाहिए कि इस कैद से छुट्टी मिल गई। अगर जिंदगी है तो मैं माधवी से समझ लूंगा वो जाती कहाँ है। इन दोनों को यकायक इस तरह के मिलाप से कितनी खुशी हुई, ये है दोनों ही जानते होंगे। दीन दुनिया की सुध भूल गए। ये याद ही ना रहा कि हम कहाँ जाने वाले थे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मगर यह खुशी बहुत ही थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि इसी समय हाथ में मोमबत्ती लिए एक औरत उसी तरफ से आती हुई दिखाई दी जिधर इंद्रजीत सिंह जाने वाले थे, और जिसको देख ये दोनों चौंक पड़े। वो औरत इंद्रजीत सिंह के पास पहुंची और बदन का दाग दिखला बहुत जल्द जाहिर कर दिया कि वो चपला है। चपला, इंद्रजीत हैं, तुम यहाँ कैसे आए? चारों तरफ देखकर मालूम होता है बेचारी किशोरी को तुमने इसी जगह पाया है। इंद्रजीत सिंह, हाँ, ये इसी जगह कैद थी, मगर मैं नहीं जानता था। मैं तो माधवी के हाथ से जबरदस्ती ताली छीन इस सुरंग में चला आया और उसे चिल्लाता ही छोड़ाया। चपला, माधवी तो अभी इसी सुरंग की राह से वहां गई थी। इंद्रजीत सिंह, हाँ, और मैं दरवाजे के पास छिपा खड़ा था। जैसे ही वो ताला खोल अंदर पहुंची, वैसे ही मैंने पकड़ लिया और ताली छीन इधर आ भीतर से ताला बंद कर दिया। चपला, तुमने बहुत बुरा किया, इतनी जल्दी कर जाना मुनासिब न था। अब तुम 2 रोज भी माधवी के पास नहीं गुजार सकते, क्योंकि वो बड़ी ही बदकार और चांडालिन की तरह बेदर्द है। अब वो तुम्हें पावे तो किसी न किसी तरह धोखा दे, बिना जान लिए कभी ना छोड़े। इंद्रजीत सिंह, आखिर मैं ऐसा ना करता तो क्या करता? उधर जिस तरह से तुम आई थी, अर्थात पानी वाली सुरंग का मुहाना मेरे देखते देखते बिल्कुल बंद कर दिया गया, जिससे मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे आने जाने की खबर उस शैतान की बच्ची को लग गई और तुम्हारे मिलने या किसी तरह की मदद पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल जाती रही। पर नामर्दों की तरह मैं अपने को कब तक बनाए रहता, और अब मुझे माधवी के पास लौट जाने की जरूरत ही क्या है। चपला, बेशक हम लोगों की खबर माधवी को लग गई,
मगर तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तिलोत्तमा ने कितना फसाद मचा रखा है और इधर महल की तरफ कितनी मजबूत कर रखी है। तुम किसी तरह इधर से नहीं निकल सकते। अफसोस, अब हम लोग भारी खतरे में पड़ गए। इंद्रजीत सिंह, रात का तो समय है, लड़ भिड़ कर निकल जाएंगे। चपला, तुम दिलावर हो, तुम्हारा ऐसा ख्याल करना बहुत मुनासिब है, मगर किशोरी की तरफ इशारा करके, इस बेचारे की क्या दशा होगी? इसके सिवाय अब सवेरा हुआ ही चाहता है। इंद्रजीत सिंह, फिर क्या किया जाए? चपला कुछ सोचकर, क्या तुम जानते हो इस समय तिलोत्तमा कहाँ है? इंद्रजीत सिंह, जहां तक मैं ख्याल करता हूं इस खो के बाहर है। चपला, ये और मुश्किल है, बड़ी ही चालाक है, इस समय भी जरूर किसी धुन में लगी होगी। वो हम लोगों का ध्यान दम भर के लिए भी नहीं भुलाती। इंद्रजीत सिंह, इस समय हमारी मदद के लिए इस जंगल में, इस महल में और भी कोई मौजूद है या अकेली तुम ही हो? चपला, देवी सिंह, भैरव सिंह और पंडित बद्रीनाथ तो महल के बाहर इधर उधर लुके छिपे मौजूद हैं, मगर सूरत बदले हुए कमला इस सुरंग के मुहाने पर अर्थात बाहर वाले कमरे में खड़ी है। मैं उसे अपनी हिफाजत के लिए वहां छोड़ आई हूँ। किशोरी चौंक कर, कमला कौन? चपला, तुम्हारी सखी किशोरी, वो यहाँ कैसे आई? चपला, इसका हाल तो बहुत लंबा चौड़ा है, इस समय कहने का मौका नहीं। मुख्तसर ये है कि तुमको धोखा देने वाली ललिता को उसने पकड़ लिया और खुद तुमको छुड़ाने के लिए आई है। यहाँ हम लोगों से भी मुलाकात हो गई। इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर, बस अब यहाँ ठहर कर अपने को इस सुरंग के अंदर फंसा कर मार डालना मुनासिब नहीं। इंद्रजीत सिंह, बेशक यहाँ ठहरना ठीक ना होगा, चले चलो, जो होगा देखा जाएगा। तीनों वहां से चल पड़े और सुरंग के दूसरे मुहाने अर्थात उस कमरे में पहुंचे जिसमें माधवी को दीवान साहब के साथ बैठे हुए इंद्रजीत सिंह ने देखा था। वहां इस समय सूरत बदले हुए कमला मौजूद थी और रोशनी बखूबी हो रही थी। इन तीनों को देखते ही कमला चौंक पड़ी और किशोरी को गले लगा लिया, मगर तुरंत ही अलग होकर चपला से बोली, सुबह की सफेदी निकल आई, ये बहुत ही बुरा हुआ। चपला, जो हो, अब कर ही क्या सकते हैं। कमला, खैर जो होगा देखा जाएगा, जल्दी नीचे उतरो। इस खुशनुमा और आलीशान मकान के चारों तरफ बाग था, जिसके चारों तरफ चार दीवारियां बनी हुई थी। बाग के पूरब तरफ बहुत बड़ा फाटक था, जहां बारी बारी से 20 आदमी नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा देते थे। चपला और कमला कमंद के सहारे बाग की पिछली दीवार लांघ कर यहाँ पहुंची थी और इस समय भी ये चारों उसी तरह निकल जाया चाहते थे। हम ये कहना भूल ही गए कि बाग के चारों कोनों में 4 गुमटियां बनी हुई थी, जिनमें 100 सिपाहियों का डेरा था और आजकल तिलोत्तमा के हुक्म से वे सभी हरदम तैयार रहते थे। तिलोत्तमा ने उन लोगों को ये भी कह रखा था कि जिस समय मैं अपने बनाए हुए बम के गोले को जमीन पर पटकूं और उसकी भारी आवाज तुम लोग सुनो, फौरन हाथ में नंगी तलवारें लिए बाग के चारों तरफ फैल जाओ। जिस आदमी को आते जाते देखो तुरंत गिरफ्तार कर लो। चारों आदमी सुरंग का दरवाजा खुला छोड़ नीचे उतरे और कमरे के बाहर हो बाग के पिछली दीवार की तरफ जैसे ही चले कि तिलोत्तमा पर नजर पड़ी। चपला ये ख्याल करके कि अब बहुत ही बुरा हुआ, तिलोत्तमा की तरफ लपकी और उसे पकड़ना चाहा, मगर वो शैतान लोमड़ी की तरह चक्कर मार निकल ही गई और एक किनारे पहुंच मसाले से भरा हुआ एक गेंद जमीन पर पटका, जिसकी भारी आवाज चारों तरफ गूंज गई और उसके कहे मुताबिक सिपाहियों ने होशियार होके चारों तरफ से बाग को घेर लिया। तिलोत्तमा के भागकर निकल जाते ही चारों आदमी, जिनके आगे आगे हाथ में नंगी तलवार लिए इंद्रजीत सिंह थे, बाग की पिछली दीवार की तरफ ना जाकर सदर फाटक की तरफ लपके, मगर वहां पहुंचते ही पहरे वाले सिपाहियों से रोके गए और मारकाट शुरू हो गई। इंद्रजीत सिंह ने तलवार तथा चपला और कमला ने खंजर चलाने में अच्छी बहादुरी दिखाई। हमारे अय्यार लोग भी बाग के बाहर चारों तरफ लुके छिपे खड़े थे। तिलोत्तमा के चलाए हुए गोले की आवाज सुनकर और किसी भारी फसाद का होना ख्याल कर फाटक पर आ जुटे और खंजर निकाल माधवी के सिपाहियों पर टूट पड़े। बात की बात में माधवी के बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर दिखाई देने लगी और बहुत बहादुरी के साथ लड़ते भिड़ते हमारे बहादुर लोग किशोरी को लिए निकल ही गए।
अय्यार लोग तो दौड़ने भागने में तेज होते ही हैं, इन लोगों का भाग जाना कोई आश्चर्य न था, मगर गोद में किशोरी को उठाए इंद्रजीत सिंह उन लोगों के बराबर में कब दौड़ सकते थे, और अय्यार लोग भी ऐसी अवस्था में उनका साथ कैसे छोड़ सकते थे। लाचार जैसे बना उन दोनों को भी साथ लिए हुए मैदान का रास्ता लिया। इस समय पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा अच्छी तरह फैल चुकी थी। माधवी के दीवान अग्निदत्त का मकान इस बाग से बहुत दूर न था और वो बड़े सवेरे उठा करता था। तिलोत्तमा के चलाए हुए गोले की आवाज उसके कान में पहुंच ही चुकी थी। बाग के दरवाजे पर लड़ाई होने की खबर भी उसे उसी समय मिल गई। वो शैतान का बच्चा बहुत ही दिलेर लड़ाका था। फौरन ढाल तलवार ले मकान के नीचे उतर आया और अपने यहाँ रहने वाले कई सिपाहियों को साथ ले बाग के दरवाजे पर पहुंचा। देखा कि बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं और दुश्मन का पता नहीं है। बाग के चारों तरफ फैले हुए सिपाही भी फाटक पर आ जुटे थे और गिनती में 100 से ज्यादा थे। अग्निदत्त ने सबों को ललकारा और साथ ले इंद्रजीत सिंह का पीछा किया। थोड़ी ही दूर पर उन लोगों को पा लिया और चारों तरफ से घेर मार काट शुरू कर दी। अग्निदत्त की निगाह किशोरी पर जा पड़ी। अब क्या पूछना था, सब तरफ का ख्याल छोड़ इंद्रजीत सिंह के ऊपर टूट पड़ा। बहुत से आदमियों से लड़ते हुए इंद्रजीत सिंह किशोरी को संभाल न सके और उसे छोड़ तलवार चलाने लगे। अग्निदत्त को मौका मिला। इंद्रजीत सिंह के हाथ से जख्मी होने पर भी उसने दम न लिया और किशोरी को गोद में उठा ले भागा। ये देख इंद्रजीत सिंह की आंखों में खून उतर आया। इतनी भीड़ को काटकर उसका पीछा तो न कर सके, मगर अपने अय्यारों को ललकार कर इस तरह की लड़ाई की कि उन 100 में आधे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी अपने सरदार को चला गया देख जान बचा भाग गए। इंद्रजीत सिंह भी बहुत से जख्मों के लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। चपला और भैरव सिंह वगैरह बहुत ही बेदम हो रहे थे, तो भी वे लोग बेहोश इंद्रजीत सिंह को उठा वहां से निकल गए और फिर किसी की निगाह पर न चढ़े। 10वां बयान। जख्मी इंद्रजीत सिंह को लिए उनके अय्यार लोग वहां से दूर निकल गए और बेचारी किशोरी को दुष्ट अग्निदत्त उठाकर अपने घर ले गया। ये सब हाल देख तिलोत्तमा वहां से चलती बनी और बाग के अंदर कमरे में पहुंची। देखा कि सुरंग का दरवाजा खुला हुआ है और ताली भी उसी जगह जमीन पर पड़ी है। उसने ताली उठा ली और सुरंग के अंदर जा किवाड़ बंद करती हुई माधवी के पास पहुंची। माधवी की अवस्था इस समय बहुत ही खराब हो रही थी। दीवान साहब पर बिल्कुल भेद खुल आ गया होगा, ये समझ मारे डर के वो घबरा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब किसी तरह कुशल नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों की लापरवाही में दीवान साहब ने तमाम रियाया और फौज को अपने कब्जे में कर लिया था। तिलोत्तमा ने वहां पहुंचते ही माधवी से कहा, तिलोत्तमा अब क्या सोच रही है और क्यों रोती है? मैंने पहले ही कहा था कि इन बखेड़ों में मत फंस, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग बला की तरह जिसके पीछे पड़ते हैं उसका सत्यानाश कर डालते हैं, पर तूने मेरी बात न मानी। अब ये दिन देखने की नौबत आ पहुंची। माधवी, वीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार यहाँ नहीं आया। इंद्रजीत सिंह जबरदस्ती मेरे हाथ से ताली छीन कर चले गए, मैं कुछ ना कर सकी। तिलोत्तमा, आखिर तो उनका कर ही क्या सकती थी। माधवी, अब उन लोगों का क्या हाल है? तिलोत्तमा, वे लोग लड़ते भिड़ते तुम्हारे सैकड़ों आदमियों को यमलोक पहुंचाते निकल गए। किशोरी को आपके दीवान साहब उठा ले गए। जब उनके हाथ किशोरी लग गई तब उन्हें लड़ने भिड़ने की जरूरत ही क्या थी? किशोरी की सूरत देखकर तो आसमान की चिड़ियाएं भी नीचे तो उतर आती हैं, और फिर दीवान साहब क्या चीज हैं? अब तो वो दुष्ट इस धुन में होगा कि तुम्हें मार पूरी तरह से राजा बन जाए और किशोरी को रानी बनाए। तुम उसका कर ही क्या सकती हो? माधवी, हाय मेरे बुरे कर्मों ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। अब मेरी किस्मत में राज्य नहीं है। अब तो मालूम होता है कि मैं भीख मंगीनों की तरह मारी मारी फिरूंगी। तिलोत्तमा, हाँ, अगर किसी तरह यहाँ से जान बचाकर निकल जाओगी तो भीख मांगकर भी जान बचा लोगी, नहीं तो बस ये भी उम्मीद नहीं है। माधवी, क्या दीवान साहब मुझसे इस तरह की बेमुरव्वती करेंगे? तिलोत्तमा, अगर तुझे उन पर भरोसा है तो रह और देख कि क्या होता है, पर मैं तो अब एक पल टिकने वाली नहीं। माधवी, अगर किशोरी उसके हाथ न पड़ गई होती तो मुझे किसी तरह की उम्मीद होती,
और कोई बहाना भी कर सकती थी, मगर अब तो इतना कहे माधवी बेतरह रोने लगी। यहाँ तक कि हिचकी बंद गई और तिलोत्तमा के पैर पर गिर कर बोली, तिलोत्तमा, मैं कसम खाती हूँ कि आज से तेरे हुक्म के खिलाफ कोई काम ना करूंगी। तिलोत्तमा, अगर ऐसा है तो मैं भी कसम खाकर कहती हूँ कि तुझे फिर इसी दर्जे पर पहुंचाऊंगी और वीरेंद्र सिंह के अय्यारों और दीवान साहब से भी ऐसा बदला लूंगी कि वे भी याद करेंगे। माधवी, बेशक मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी और जो कहोगी सो करूंगी। तिलोत्तमा, अच्छा तो आज रात को यहाँ से निकल चलना और जहां तक जमा पूंजी अपने साथ ले चलते बने ले लेना चाहिए। माधवी, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ, जब चाहे चलो, मगर ये तो कहो कि मेरी इन सखी सहेलियों की क्या दशा होगी। तिलोत्तमा, बुरों की संगत करने से जो फल सब भोगते हैं सो ये भी भोगेंगी, मैं इसका ख्याल कहाँ तक रखूंगी। जब अपने पर आ बनती है तो कोई किसी की खबर नहीं लेता। दीवान अग्निदत्त किशोरी को लेकर भागे तो सीधे अपने घर में आ घुसे। ये किशोरी की सूरत पर ऐसे मोहित हुए कि तनो बदन की सुध जाती रही। सिपाहियों ने इंद्रजीत सिंह और उनके अय्यारों को गिरफ्तार किया या नहीं, अथवा उनकी बदौलत सबों की क्या दशा हुई, इसकी परवाह तो उन्हें जरा ना रही। असल तो यह है कि इंद्रजीत सिंह को वे पहचानते भी ना थे। बेचारी किशोरी की क्या दशा थी और वो किस तरह रोह रो कर अपने सिर के बाल नोच रही थी, इसके बारे में इतना कहना बहुत है कि अगर 2 दिन तक उसकी ये दशा रही तो किसी तरह जीती ना बचेगी और हा इंद्रजीत सिंह, हा इंद्रजीत सिंह कहते कहते प्राण छोड़ देगी। दीवान साहब के घर में उनकी जोरू और किशोरी ही के बराबर की एक कुंवारी लड़की थी जिसका नाम कामिनी था और वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वभाव की भी अच्छी थी। दीवान साहब की स्त्री का भी स्वभाव और चाल चलन अच्छा था, मगर वो बेचारी अपने पति के दुष्ट स्वभाव और बुरे व्यवहारों से बराबर दुखी रहा करती थी और डर के मारे कभी किसी बात में कुछ रोक टोक ना करती। इस पर भी 8-10 दिन पीछे वो अग्निदत्त के हाथ से जरूर मार खाया करती। बेचारी किशोरी को अपनी जोरू और लड़की के हवाले कर हिफाजत करने के अतिरिक्त समझाने बुझाने की भी ताकीद कर दीवान साहब बाहर चले गए और अपने दीवान खाने में बैठ सोचने लगे कि किशोरी को किस तरह राजी करना चाहिए। ये औरत कौन है और किसकी लड़की है? जिन लोगों के साथ ये थी वे लोग कौन हैं और यहाँ आकर घूम फसाद मचाने की उन्हें क्या जरूरत थी? चाल ढाल और पोशाक से तो वे लोग अय्यार मालूम पड़ते थे, मगर यहाँ उन लोगों के आने का क्या सबब था? इसी सब सोच विचार में अग्निदत्त को आज स्नान तक करने की नौबत ना आई। दिन भर इधर उधर घूमते तथा लाशों को ठिकाने पहुंचाने और तहकीकात करने में बीत गया, मगर किसी तरह इस बखेड़े का ठीक पता न लगा। हाँ, महल के पहरे वालों ने इतना कहा कि 2-3 दिन से तिलोत्तमा हम लोगों पर सख्त ताकीद रखती थी और हुक्म दे गई थी कि जब मेरे चलाए बम के गोलों की आवाज तुम लोग सुनो तो फौरन मुस्तैद हो जाओ और जिसको आते देखो गिरफ्तार कर लो। अब दीवान साहब का शक माधवी और तिलोत्तमा के ऊपर हुआ और देर तक सोचने विचारने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस बखेड़े का हाल बेशक ये दोनों पहले ही से जानती थी, मगर ये भेद मुझसे छिपाए रखने का कोई विशेष कारण अवश्य है। चिराग जलने के बाद अग्निदत्त अपने घर पहुंचा। किशोरी के पास न जाकर निराले में अपनी स्त्री को बुलाकर उसने पूछा, उस औरत की जुबानी उसका कुछ हाल चाल तुम्हें मालूम हुआ या नहीं? अग्निदत्त की स्त्री ने कहा, हाँ, उसका हाल मालूम हो गया। वो महाराज शिवदत्त की लड़की है और उसका नाम किशोरी है। राजा वीरेंद्र सिंह के लड़के इंद्रजीत सिंह पर रानी माधवी मोहित हो गई थी और उनको अपने यहाँ किसी तरह से फंसा लाकर खोह में रख छोड़ा था। इंद्रजीत सिंह का प्रेम किशोरी पर था, इसलिए उसने ललिता को भेजकर धोखा दे किशोरी को भी अपने फंदे में फंसा लिया था। वो भी कई दिनों से यहाँ कैद थी और वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग भी कई दिनों से इसी शहर में टिके हुए थे। किसी तरह मौका मिलने पर इंद्रजीत सिंह किशोरी को ले खो से बाहर निकल आए और यहाँ तक नौबत आ पहुंची। राजा वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों का नाम सुन मारे डर के अग्निदत्त कांप उठा, बदन के रोंगटे खड़े हो गए।
घबराया हुआ बाहर निकल आया और अपने दीवान खाने में पहुंच मसनद के ऊपर गिर भूखा प्यासा आधी रात तक यही सोचता रह गया कि अब क्या करना चाहिए। अग्निदत्त समझ गया कि कोतवाल साहब को जरूर बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने पकड़ लिया है और अब किशोरी को अपने यहाँ रखने से किसी तरह जान न बचेगी। तिस पर भी वो किशोरी को छोड़ना नहीं चाहता था और सोचते विचारते जब उसका जी ठिकाने आता तब यही कहता कि चाहे जो हो किशोरी को कभी ना छोड़ूंगा। किशोरी को अपने यहाँ रखकर सलामत रहने की सिवाय इसके उसे कोई तरकीब न सूझी कि वो माधवी को मार डाले और स्वयं राजा हो बैठे। आखिर इसी सलाह को उसने ठीक समझा और अपने घर से निकल माधवी से मिलने के लिए महल की तरफ रवाना हुआ, मगर वहां पहुंचकर बिल्कुल बातें मामूल खिलाफ देख और भी ताज्जुब में हो गया। उसे उम्मीद थी कि खो का दरवाजा बंद होगा, मगर नहीं, खो का दरवाजा खुला हुआ था और माधवी की कुल सखियां जो खो के अंदर रहती थी महल के ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हुई थी और रोती हुई इधर उधर माधवी की खोज कर रही थी। रात आधे से ज्यादा जा चुकी थी। बाकी रात भी दीवान साहब ने माधवी की सखियों का इजहार लेने में बिता दी और दिन रात का पूरा अखंड व्रत किए रहे। देखना चाहिए इसका फल उन्हें क्या मिलता है। शुरू से लेकर माधवी के भाग जाने तक का हाल उसकी सखियों ने दीवान साहब को कह सुनाया। आखिर में कहा, सुरंग की ताली माधवी अपने पास रखती थी, इसलिए हम लोग लाचार थी। ये सब हाल आपसे कह न सकी। अग्निदत्त दांत पीस कर रह गया। आखिर ये निश्चय किया कि कल दशहरा विजयदशमी है, गद्दी पर खुद बैठ राजा बन और किशोरी को रानी बना नजरें लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। सुबह को वो जब अपने घर पहुंचा और पलंग पर जाकर लेटना चाहा, वैसे ही तकिए के पास एक तह किए हुए कागज पर उसकी नजर पड़ी। खोल कर देखा तो उसी की तस्वीर मालूम पड़ी। छाती पर चढ़ा हुआ एक भयानक सूरत का आदमी उसके गले पर खंजर फेर रहा था। इसे देखते ही वो चौंक पड़ा। डर और चिंता ने उसे ऐसा पटका कि बुखार चढ़ाया, मगर थोड़ी ही देर में चंगा हो घर के बाहर निकल फिर तहकीकात करने लगा।